हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी और सब के सारे स्टूडेंट्स सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। पूरी तन्मयता और ताकत झोंक रहे होंगे आप। उसी सीक्वेंस में थोड़ी सी मदद करने में आपके सामने आया हूं और आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्लियर? चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। एक फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपसे कि सेशन को लाइक करना बेटा बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों को, जिससे कि दूसरे साथियों को भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिले और साथ में क्वालिटी एजुकेशन मिले। आज महत्वपूर्ण है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ मिल सकती है और सीटेट में अनुभवी अध्यापक हमें कहाँ मिलेंगे, ठीक है। वैसे टीचिंग सेक्टर का मुझे 8 से 10 सालों का एक्सपीरियंस है। जो लोग जानते हैं उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और जिन दोस्तों को आप शेयर करोगे उन्हें भी सब्सक्राइब करा दोगे, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए होता है ताकि वो अगली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, दूंगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप आसानी से उन चीज़ों को सीखेंगे, समझ सकेंगे, परिवार से जुड़े रहेंगे तो लाभ मिलेगा। और टीचिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलते हैं अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका है। गणित शिक्षण समझते हो ना, मतलब मैथ्स को पढ़ाए जाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। तो देखिएगा, लिखे हुए ऑप्शंस में से हम चूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है कि अधिगम में रह गई कमियों को पहचान कर केवल उन्हीं को संबोधित करना। ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार आपको बताया है कि जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में केवल शब्द यूज़ कर लिया जाए वह उत्तर आपका बनना नहीं है। ये आपके लिए तुक्के वाली बात हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम सटीक तुक्का कहेंगे। अल्प प्रदर्शन, देखिए गणित विषय है और अल्प प्रदर्शन जैसी कोई बात होगी नहीं। ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपका टाइम भी सेव करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, आगे बढ़िए, देखिए क्या उत्तर मिल सकता है। एक जैसे उपागम, नोटिस कीजिएगा, गणित पढ़ें और संसाधन सेम होगा, एक ही तरीके का रिसोर्स यूज करेंगे, या यूँ समझ लिए गणित पढ़ाने के दौरान हम किसी एक ही मेथड का यूज करने वाले हैं, तो सबके सब विद्यार्थियों को आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आप समझते हो कि गणित के प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर होते हैं, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपने आप सही हो गया, कुछ नहीं करना है। अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ध्यान दीजिए, फिर से, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रोत्साहन समझ तो इनकरेज करना, बढ़ावा देना। हर विद्यार्थी के अंदर गणितीय क्षमताएं होती हैं। गणित विषय को इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थी के अंदर जो गणित से संबंधित कौशल है वो विकसित हो सके और उसकी क्षमता का विकास हो सके। गणित पढ़ाए जाने का उद्देश्य ये है। क्लियर? आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। गणित की प्रकृति, प्रकृति समझते हो, गणित का स्वभाव, नेचर कैसी है, वो कैसे अनुभव प्राप्त होते हैं उससे, के संबंध में निम्न में से क्या सही है। देखो, गणित की प्रकृति, पहली चीज समझ लो कि काफी तार्किक और अमूर्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, और मुझे ध्यान रखना है कि मुझे वो बताना है जो गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, मतलब
डिडक्टिव एनालिटिकल थिंकिंग पर आधारित होगी, तो ये तो सही है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, अब जिन बच्चों को डिडक्टिव एनालिटिकल थिंकिंग नहीं समझ में आ रही, तो आप ऐसे समझ लो कि जिसमें हम विश्लेषण करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं। ठीक है, गणित में प्राथमिक अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सी नंबर देखेंगे, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट आवृत्ति आवश्यक होती। देखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात है कि अगर किसी विद्यार्थी में गणित को लेकर के कोई विशेष आवृत्ति नहीं है, तो क्या उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड पर गणित नहीं सिखाएंगे? गणित आवश्यक विषय है, अपरिहार्य है, इसको अलग नहीं कर सकते प्राइमरी से, क्योंकि ये बच्चों के मस्तिष्क और उसकी मानसिक शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और आप देखिएगा, गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक अमूर्त होती है, बिल्कुल सही बात है। सो ए बी डी इसके जो ऑप्शंस हैं वो गणित की प्रकृति के साथ संबंधित हैं, और हमें कौन सा बताना है? जो संबंधित नहीं है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आज बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि गणित में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, या यूँ समझ लो कि पेडागोजी इतनी आसान तो नहीं है, और दूसरी बात है कि हम अगर मतलब कम समझा के निकल जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में कहीं न कहीं जिज्ञासा रह जाएगी, वो शांत नहीं होगी। थोड़ा सा समय दीजिए और सीख लेंगे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में गणित में कंजक्चर क्या होता है। तो देखिए, मैथ्स में कंजक्चर क्या चीज़ है, किसे कहते हैं, तो आप समझिएगा। इसका बेटा उत्तर तुम याद कर लो, समझ लो, इसको याद ही रखना पड़ेगा। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष से, मतलब तथ्यात्मक निष्कर्ष से, जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर जिसे हम सत्य मान लेते हैं, ये आपका कंजक्चर होता है। जैसे थ्योरम जो होती है वो एक प्रकार की कंजक्चर ही होती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे। गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? मैं सीडीपी में डिस्कस कर चुका हूं कि निदानात्मक परीक्षण, या इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहेंगे, जो होता है ये आपके हर विषय में आएगी। मतलब 5 सब्जेक्ट है, 5 में से 5 में पेडागोजी होनी है, तो इसका मतलब है अकेला क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर आपको देके जाएगा, हर सब्जेक्ट में 1-1 नंबर दे करके। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है, कई बार समझा चुका हूँ, फिर से देख लो। निदानात्मक परीक्षण को कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका मतलब होता है कि बच्चों को सीखने से संबंधित जहाँ कठिनाई होती है उसकी जांच पड़ताल करना, उसकी पहचान करना, उसके कारणों को ढूंढना। ठीक है, कि मतलब उन्हें सीखने में क्यों समस्या हो रही है। ठीक, और जब उनके कारणों का हम पता लगा लेंगे इस परीक्षण के माध्यम से, तो उसका हम उपचार कर देंगे, जिसको रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। और रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, उसमें बच्चों के अधिगम से संबंधित जो गैप्स रह जाते हैं उन्हें फिल करना होता है, जो रिक्त हो जाता है उसे भरना होता है। ठीक है, अच्छा इसको और भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो। जैसे आप समझते हो ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, है ना, कि जैसे आपको सपोज दैट कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, ठीक है, तो आप ओपीडी के लिए जाते हो डॉक्टर के पास और कहते हो साहब मुझे बुखार आ रहा 2 दिन से, है ना, तो वो सबसे पहले आपको डायग्नोस्टिक सेंटर भेजता है, कहते जाके बेटा टेस्ट करा लो। टेस्ट में क्या होता है कि फीवर के कारणों का पता लगा लिया जाता है और रिपोर्ट में लिख दिया जाता है कि बुखार इनको क्यों आया है, उसके पीछे कारण क्या है, और डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद आपको उपचार दे देता है और आप ठीक हो जाते हैं। तो यही काम अध्यापक को होता है और सीखने या लर्निंग के दौरान। ठीक है, देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों के क्या करना है, पहचान, जानना है कि कहाँ रिक्तियां रह रही हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे मैथमेटिशियन होना चाहते हैं तो आपके लिए किस बात की ज़रूरी, किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होंगी या विशेषता होगी।
सभी अवधारणाओं को समझना, मतलब जितने मैथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें समझना। देखो बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि इंग्लिश वाला समस्या होगा कि मतलब जैसे कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, अब उन्हें प्योर हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो बेटा मैं क्वेश्चन को ज़रूर नहीं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे सुनेंगे तो मैं मोस्टली कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में ही समझा देता हूँ। इससे आपको पैडागोजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। बाकी लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है और इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, और फिर फ्यूचर में कभी ज़रूरत होगी तो ज़रूर करूँगा, है ना। फिलहाल कोई समस्या नहीं होगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। सभी अवधारणाओं को समझना मतलब जितने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे उनको जानना, लागू करना मतलब इम्प्लीमेंट करना या अप्लाई करना, उनमें संबंध बनाना, उनके बीच कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। अगर गणितज्ञ अच्छा होना चाहते हैं तो आपके पास इन तथ्यों या तत्वों की विशेषता होना आवश्यक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाता है आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, गणित में गणना संबंधी कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब समझ लो ना, ज़्यादातर बच्चों को यही समस्या है क्या कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो वीक है, और कैलकुलेशन मैथ्स में सबसे ज़रूरी पार्ट है। गणित में कुछ है भी कहाँ, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, और हर बच्चे की समस्या क्या है कि वो कैलकुलेशन उसकी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि किसी भी बच्चे की कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। कक्षा में अभ्यास युक्त क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, मतलब सिर्फ अभ्यास करा दोगे, प्रैक्टिस कराओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन आएगी, थोड़ा अधूरा सा है ना। देखिए, कैलकुलेशन करने से प्रैक्टिस करने से कैलकुलेशन स्ट्रांग तो होगा स्वाभाविक रूप से, लेकिन कुछ और भी चाहिए जिसके बिना कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा। नंबर 2 पढ़िए और समझिए, संकल्पनाओं, किसकी संकल्पनाओं की बात हो रही है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, और प्रक्रियाओं मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं मैथ्स में, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, को स्पष्ट करके सबसे पहले वो क्लियर होनी चाहिए ना। जब ये क्लियर होगा उसके बाद आप प्रैक्टिस करा दीजिएगा, बच्चे का अपने आप गणना संबंधी कौशल विकसित हो जाएगा। अगर आप सीधे देखो, एक अध्यापक है, मैं आपको समझाता हूँ, एक अध्यापक हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीधे बोर्ड पर नोट कर देते हैं, कहते बेटा इसको नोट कर लो, और ऐसे ही बार बार तुमको भी करना है। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसको कम से कम 10 बार लगाइएगा, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। बात समझ लो ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जब भी आप कैलकुलेशन पढ़ा रहे हो तो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझाएंगे, उसके प्रोसेस को समझाएंगे, दोनों के बीच बॉन्डिंग क्लियर करेंगे, इसके बाद बच्चे को प्रैक्टिस करने के अवसर देंगे, ठीक, अपने आप कैलकुलेशन क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। आज सबसे बड़ी समस्या है कि मैथ्स या किसी दूसरे विषयों को पढ़े जाने को विद्यार्थी के पास ढंग ही नहीं है। अगर वो विषय को ये जान ले कि कैसे पढ़ा जाए तो उसकी काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, आज थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, लंबे और बड़े क्वेश्चंस हैं तो वक्त तो लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझाना है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ का फुल नेम क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कन का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन बैठा है जो सबसे बेहतरीन होगा, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखिए, किसी भी विषय के लिए ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि विद्यार्थियों को जो कुछ भी पढ़ाया जाए उस संकल्पना को उनके जीवन से जोड़ना बेहद ज़रूरी है, तभी अधिगम स्थायी और प्रभावी होगा तथा विद्यार्थियों को चर्चा में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है। बच्चों का चिंतन, बच्चों की तर्कना शक्ति मीन्स लॉजिकल थिंकिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ नया काम थोड़ी करना है, अच्छे अध्यापक हमेशा से यही करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप 500,000 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो सीटेट आपका अच्छा हो जाएगा। आप 200 क्वेश्चन भी पढ़ते हो लेकिन उसके हर क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखते हो तो आप उससे ज़्यादा और बेहतर स्कोर करोगे। अच्छे विद्यार्थियों में भैया यही गुण होते हैं। कभी टॉपर 24 में से 20 घंटे नहीं पढ़ता, 24 में से 4 घंटे ही पढ़ता है और अच्छा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है? सबसे पहले समझ लो कि क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, और क्लोज एंडेड में क्या होगा, एक ही मात्र तरीका होगा। तो ये देखिए क्या है, किन दो संख्याओं का गुणनफल 24 होगा। तो भैया ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको हम आपस में गुणा कराएंगे, गुणनफल क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। तो कोई एक तो तरीका होगा नहीं इसका मतलब ये वाला प्रश्न कैसा है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके उत्तर क्या होंगे, एक से अधिक मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका मिल गया। देखिए, जब क्वेश्चन बहुत ठीक से क्लियर हो और उत्तर भी आपको पहली बार मिल जाए तो फिर आपको बाकी के ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, उससे समय ज़्यादा खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझेंगे। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। सामाजिक अनुदेशन समझते हो, सोशल इंस्ट्रक्शन, समाज हमें सीखने के अवसर जो देता है। और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करता है, क्योंकि वो समझ चुका होगा कि अगर हम सोशली इंस्ट्रक्ट इसको कर दिया जाए तो गणित बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो क्या ऑप्शन बनेगा, कक्षा में प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। देखिए, प्रयोगशाला में सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सामूहिक परियोजना देंगे आप, और सामूहिक क्या करेंगे, परिचर्चा, डिबेट, बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फुल्ली ऑप्शन नंबर बी संतुष्ट कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए। और एक बात कहें, सीटेट के अच्छे एस्पिरेंट में पेशेंस खुद में होता है, क्योंकि उसको पता है कि क्वेश्चन सारे लंबे होंगे, कॉन्सेप्ट से जुड़े होंगे, रियल थ्योरी से कनेक्टेड होंगे, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हाई लेवल की थिंकिंग करनी पड़ेगी, तो वक्त तो लगेगा। और अगर मुझे समझाना है, क्लियर करना है, तो मैं तो समय लूँगा भैया, ठीक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर सुन लीजिए कि मैं आपको सिखाने आया हूँ। अगर आपको सीखना है तो रुकिए, वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल मतलब हॉट्स पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। देखिए, हॉट्स क्या होता है, हॉट्स क्या होता है, H स्टैंड्स फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर आधारित प्रश्न की मांग, कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये गुण विकसित हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो, तो उसके लिए कैसे प्रश्नों की ज़रूरत होगी, तो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, बाकी तो ठीक नहीं है। क्लियर। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक से देखेंगे। एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति किस बात पर संकेत करती है? तो इसके लिए आप समझ लो, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, ये तो गणित की प्रवृत्ति है, नेचर है उसका। गणित के खेलों का सृजन करना, ये भी उसमें आता है। हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना दूसरी संकल्पना बनाना। गणित में ये भैया बहुत अगर कोई विद्यार्थी मैथ्स को सीख रहा है तो उसके अंदर ये गुण जरूर पैदा हो जाएगा। जैसे क्या है, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे कोई गणित के अध्यापक आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, माना कि आपको वो साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, छोड़िए औसत पढ़ा रहे हैं, है ना, या संख्याओं पर आधारित प्रश्न या संक्रियाएं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर अच्छा अध्यापक क्या करते हैं, क्या करेगा कि वो आपको टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी डिस्क्रिप्शन होगी
जितना भी कह सकते हो कि उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, आपको क्लियर कर देंगे। और जितने वैरायटी पे पैटर्न पे क्वेश्चन बनते होंगे वे सारे वेरिएशंस आपके सामने दे देंगे। फिर एक एक करके एक एक वैरायटी पर आपको क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से सुना है, सीखा है, समझा है, तो आप सीखी हुई संकल्पना के आधार पर दूसरी संकल्पना आप बना लेंगे और उस क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। समझ आ रही होगी बात, है ना? जब आप कहते हो गणित के अध्यापक से कि सर इस पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन दीजिए, उसको मैं करूँगा, ठीक है। और अगर उसी पैटर्न पे आचार्य ने दिया और आपने क्वेश्चन बना लिया, सॉल्व कर लिया, तो समझ लीजिएगा कि उससे रिलेटेड संकल्पना आपको आ चुकी है। अब आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो ये उसकी साइकोलॉजी है, ये उसका पेडागोजिकल सेक्शन है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये एनसीएफ रेकमेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया ये जियो बोर्ड का होता किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? कक्षा में गणित का एक टीएलएम है ये जियो बोर्ड, उसको क्या पढ़ाने में मदद मिलेगी? आइए सबसे पहले जियो बोर्ड को देखें तो होता क्या है, सुनिएगा। ये जियो बोर्ड की तस्वीर है। आप देख पा रहे होंगे कि एक लकड़ी का बोर्ड है, उसमें कुछ स्क्रू लगे हुए हैं या पेंच हैं कह सकते हो लगे हुए हैं, और ये एक रबड़ है, इलास्टिक है। देखिए हमने यहाँ फंसाया, यहाँ फंसाया, यहाँ फंसाया, तो एक फिगर आउट हो गई और ये फिगर आपका एक त्रिभुज या ट्रायंगल बन रहा है। समझ रहे ना? इस तरीके से हम खूंटियों में इलास्टिक को फंसा फंसा करके बच्चों को स्पर्श करने, अवलोकन करने, चिंतन करने, विश्लेषण करने, दृश्य प्रक्रमण करने, ये सारे अवसर उन्हें हम दे रहे हैं और इससे ज्यामितीय संकल्पनाएं मजबूत हो जाएंगी। फिर कभी ज्यामिति से संबंधित समस्या बच्चों को नहीं रह जाएगी। जानते हो अक्सर ये होता है, मान लो कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? देखिएगा, जैसे मैं राइट एंगल की बात करूँ और ये मैंने इस तरीके से इसको बना दिया, ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको समझा दिया कि बेटा यो जो होता है ना वो राइट एंगल होता है। अब अगर इसको पलट दिया आपने तो प्राइमरी के बच्चे को समस्या हो गई कि यार गुरुजी ने तो ऐसे समझाया था, ठीक है, अब ये आ गया तो इसको क्या करना है, इसको तो कभी पढ़ाया नहीं उन्होंने। यही अंतर होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आपको जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन सीखे हैं उन्हें ये समस्या है और जिसने संकल्पना सीखी है उन्हें ये कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? तो आते हैं अब हम अपने प्रश्न को करते हैं और उत्तर तो मिल गया होगा भैया। अच्छा कंफ्यूज मत होना, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं सीखेंगे, किरण और रेखा कोण सीखेंगे। अच्छा क्या आप इसमें किरण सीख रहे हो, रेखा सीख रहे हो, रेखाखंड सीख रहे हो? नहीं ना, इसमें आप ज्यामितीय आकृतियां और उनसे रिलेटेड जो उनकी प्रॉपर्टीज होंगी वो सीखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है आपको समझ आ गया होगा। और बेटा आज के बाद अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया ना तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों गलत हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन, सबसे पहले समझ लो भैया ये गणितीय निष्पादन क्या है? मैथमेटिकल परफॉर्मेंस की बात हो रही है। निष्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं परफॉर्मेंस, परफॉर्म करना, ठीक है। तो गणितीय जो निष्पादन है, अवरोधन समझते हो, रुकावट, बैरियर कह सकते हो, के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावी संकेतक है। एक बार फिर से सुन लो। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। इसका सही उत्तर क्या मिलेगा? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है कि गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में योग्यता। संधारण समझते हो? संधारण कहता है, कहा जाता है मतलब ग्रहण करना, आत्मसात करना, लर्न बाय हार्ट करना या कॉन्सेप्ट को सीखना या समझना, ऐसी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और समय बताने में कठिनाई। चाक्षुष जान तो क्या होता है? चाक्षुष को मतलब आई मेमोरी कहा जाता है। चाक्षुष आँख होती है, ठीक है, मतलब समझ लो ना कि जैसे एक बात समस्या ये होती है कि कई बार आंखें चीज़ों को देखती तो हैं लेकिन समझती नहीं है। मस्तिष्क तक
उनसे संबंधित कोई सूचना भेजी नहीं जाती है। ऐसे में हम जो देखते हैं उसका संधारण नहीं कर पाते, उसको हम सीख नहीं पाते। आशा है कि बात समझ में आई होगी। 13 का फर्स्ट आंसर बन गया, आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम जा चुके हैं, समझेंगे इसको। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्ह हो, संक्रिया चिन्ह समझते हो भैया, यही प्लस माइनस गुणा भाग, ये संक्रिया चिन्ह हैं जो मैथमेटिकल साइन होते हैं। सिक्कों में घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है। अच्छा, समझ लो क्या हो रहा है, सिक्कों को देख के समझा जाएगा, घड़ी की सुइयों को तो पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब है विजन में कोई समस्या। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है? विजन। घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं कर पा रहा है, मिनट सेकंड नहीं समझ आ रहे हैं। दृश्य प्रक्रमण, दृश्य क्या है? ये विजन है। प्रक्रमण को क्या बुलाते हो? प्रोसेसिंग कहलाते हैं। ठीक है, प्रक्रमण का मतलब होता है प्रोसेस, है ना। जैसे आप समझते हो ना, जो स्मार्टफोन और कीपैड फोन में अंतर होता है, उसकी प्रोसेसिंग स्लो होती। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे। हस्तपरक प्रतिमान मतलब हाथ के द्वारा बनाए गए जो पैटर्न होंगे, स्थिर चित्र होगा, लिखित प्रतीक होंगे, मौखिक और लिखित भाषा होगी। वास्तविक संसार के स्थितियां और संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। यह क्या है? यह गणितीय चिंतन एवं विचार को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और बेटा थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे और सीखने के लिए जुड़े हैं तो समय तो लगेगा, लेकिन इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको 90 मार्क्स दे रहा हूँ और इतने में आपका स्कोर 95 to 98% होगा मेरे विषयों में, अगर आपने ठीक से समय दिया है। चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, लेकिन एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि सेशन को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम लोग CDP को डिस्कस करेंगे।